ये कह रहा था कि आज हम लोग जो आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत करने वाले हैं, तो सबसे पहले मन में प्रश्न ये आना चाहिए कि जो चैप्टर जो है हमारा यूरोपियन का भारत में आगमन, तो यूरोपियन भारत आए क्यों। तो सबसे पहले आप देखोगे एक जगह था जिसका नाम था आपका कस्तुनतुनिया। ठीक है, कस्तुनतुनिया जो कि अभी आधुनिक आपको तुर्की में आपको पड़ेगा। ठीक है, वह जगह से क्या होता था, ट्रेड होती थी। क्या होती थी उस जगह से, क्या होता था, आराम से ट्रेड होता था, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी, उस रास्ते से भारत आया जाया जा सकता था। ठीक है, लेकिन 1453 में क्या होता है कि युद्ध होती है जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध जो था मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में होता है। ठीक है, कस्तुनतुनिया पे कब्जा करने के लिए 1453 में ही होता है। जब यहाँ पे इस्लाम का, जब यहाँ पे पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, अस्तित्व जब आ गया, ठीक है, तुर्की के ऊपर, कस्तुनतुनिया के ऊपर, तो इस रास्ते से जो भी ट्रेडर्स जो आते थे व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ जब ये व्यापार करने के लिए आते थे, तो उनका जबरदस्ती करके धर्मांतरण करवा देते थे, उनका धर्म में परिवर्तन कर देते थे। ठीक है, तो इसी के तरीके से वो रास्ता जो था सुरक्षित नहीं रहा व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार तो करना था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार तो करना था। जब मैं पूर्वी देशों का नाम लूं तो केवल उसमें भारत नहीं आएगा, भारत है, चीन है, जावा हो गया, सुमित्रा हो गया, सबके सब पूर्वी देशों में आएंगे। अब व्यापार करना था, लेकिन अब ये कस्तूनतुनिया वाला जो रास्ता जो था, जिस रास्ते से ट्रेड होता था, उस पे आप किसका हो गया, उसको उस्मानी तुर्क कहते थे, जो कि इस्लाम सल्तनत की नींव रखी गई थी वहां पे। ठीक है, तो इस रास्ते से जो भी ट्रेडर जो व्यापार आते थे, तो उनको लूटा जाता था और उनका जबरदस्ती उनको धर्म का परिवर्तन करवा दिया जाता था, तो वो रास्ता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा। तो व्यापार करना बहुत जरूरी था कि वो ट्रेडर्स मैटर। ठीक है, इसीलिए नए नए जगहों की या रास्ते की खोज की गई, इससे कोई मतलब एक ऐसा रास्ता मिले जो कि सुरक्षित भी हो। अब भारत के साथ क्या हो सकता है, व्यापार किया जा सकता है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। तो ऐसा ही कंडीशंस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा। उसने मतलब क्या किया, फर्न किया से नए रास्तों की खोज की जाएगी। ठीक है, और इसी के क्रम में पुर्तगाल का एक अच्छा शासक भी मिल गया जिसको एडवेंचर करने का काफी अधिक शौक था। उसका नाम एक्चुअली भूल रहा हूँ, दिया ही होगा। ठीक है, और उसी के शासन काल में आप देखोगे तो 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का रुख अपनाया। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो 1453 में स्टाडो डे इंडिया नामक कंपनी की शुरुआत हो गई थी, जो कि एक पुर्तगीज कंपनी थी। ठीक है, और सर्वप्रथम 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक आशा अंतरिप, ठीक है, उत्तमाशा अंतरिप जिसको हम लोग बोलते हैं गुड ऑफ होप। ठीक है, गुड होप कहते हैं उस उत्तमाशा अंतरिप, या फिर आपको ध्यान में रखना है, आशा अंतरिप का चक्कर काटते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से, ठीक है, क्या होता है, भारत पहुंचे। भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचे, तो भारत के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, जिस समय हिंदू शासक जो था वहां के जमोरिन था। जमोरिन किसी व्यक्ति के नाम नहीं थी, जमोरिन एक उपाधि था। क्या था ये, जमोरिन क्या था, कभी कोई पूछे जमोरिन तो एक उपाधि था, किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, जब वहां पे जमोरिन जब पहुंचता है तो उसका क्या होता है, स्वागत किया जाता है, ध्यान में इसको रखना है। और काफी स्वागत किया जाता है, तो ठीक है चलो आप ट्रेड करने आए हो तो आप यहाँ पे ट्रेड करो, किसी प्रकार की मेरे राज्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पहले से जो था यहाँ पे व्यापार पहले से हो रहा था, मतलब भारत के साथ व्यापार किसका होता था, अरबों का व्यापार होता था। अरब ट्रेडर जो थे यहाँ पे जब पहुंचा, पुर्तगीज जब पहुंचा, जो भारत के साथ व्यापार करने का जो शुरुआत किया, तो अरब ट्रेडर्स ने उनका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या होता है, कुछ मतभेद भी होता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है अरब ट्रेडर्स के बीच में और साथ में किसके बीच में, पुर्तगीज के बीच में। और जब वहां का राजा जो था जमोरिन वो देखता था, तो उसको तो किसी के साथ व्यापार करे क्या मैटर है, चाहे अरब के साथ व्यापार करे या फिर पुर्तगीज के साथ व्यापार करे। अब पुर्तगीज चाहते थे कि पूरी तरीके से व्यापार जो हो उसको टेक ओवर कर ले, अरब को पूरी तरीके से ऐसे एक्सपेल कर दे। जब यहाँ पे लड़ाई हो गई अरब और मतलब पुर्तगीज के बीच में, ठीक है, पुर्तगीज का नेवल बेस काफी अच्छा था, उसने अरब जहाजों को डुबाना शुरू किया। तो यहाँ पे जमोरिन को आया गुस्सा, क्योंकि उनके राज्य को इन लोगों ने युद्ध का अड्डा बना दिया था। तो उनका मतभेद होने लगा किनके साथ, पुर्तगीज के साथ। लेकिन पुर्तगीज काफी अधिक पावरफुल हो चुके थे डेट टाइम, उसने जमोरिन को ही मतलब हटा दिया। और इसी क्रम में आप देखोगे तो जो पहला जो गवर्नर बनकर आता है उसका नाम जो था फ्रांसिको दी अल्मीडा। ठीक है, ये पहला गवर्नर बनकर आता है, क्या नाम था इसका, फ्रांसिको दी अल्मीडा। गवर्नर कह लीजिए या फिर इनको वायसराय कर लीजिए। ठीक है, अल्मीडा जब यहाँ पे आता है तो एक नीति लेकर आती है जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो था पूरी तरीके से इंडियन ओशियन को कंट्रोल करना था। ठीक है, क्या था, पूरे समुद्र पे क्या करना था, अपना प्रभुत्व को स्थापित करना था। इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर वो आते हैं, जिसको शांत जल की नीति भी कहते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट घटना होती है इस समय, ठीक है। 1508 में गुजरात के शासक से चौल के युद्ध में परास्त तथा 1509 में महमूद बेगरा मिस्र तथा तुर्की के शासकों के समुद्री वीरों को परास्त किया। ठीक है, तो ये काफी ध्यान रखेंगे। शक्तिशाली होना इसी के समय में शुरू हुआ था, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो वास्तविक संस्थापक थे अल्बुकर्क के समय में आप देखोगे तो पुर्तगीज सत्ता धीरे धीरे स्थापित हो गई थी। हालांकि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था काफी अधिक मतलब क्या था, तो ध्यान में रखना है, महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, कौन सी पॉलिसी लेकर आई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, शांत जल की नीति। और शांत जल की नीति में क्या था? तो सात जल की नीति में सिंपल सा यही था, ठीक है, जो कि मतलब पूरी तरीके से समुद्र को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, और गुजरात का शासक का नाम क्या था? ठीक है, ध्यान रखना है, चौल के युद्ध में गुजरात के शासक 1508 में परास्त किया तथा 1509 में महमूद बेगरा मिस्र तथा तुर्की के शासकों के समुद्री बेरों को भी इसने परास्त किया था। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। अगर पूछा जाएगा आपसे से बताओ पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, तो अल्बुकर्क कब बना? तो ध्यान रखना 1509 के बाद ही आया था। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, नाम काफी दूसरा वायसराय था और काफी अधिक महत्वपूर्ण भी है। और भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किसने की? तो इसी ने की थी। ठीक है, इसके समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी, तो इसके समय जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। ठीक है, तो पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा कब आया? 1510 में आया। अब पुर्तगालियों के कब्जा में गोवा कब तक रहा? तो 1961 तक गोवा रहा। लगभग इसने गोवा पे अगर देखोगे तो 450 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 450 ईयर्स तक इनका शासन जो था गोवा पे था। तब 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था और 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया। ठीक है, तो 1500, तो ये नोट कर लेना, 1510 में गोवा को जीतने के बाद 1530 में क्या हो गया? गोवा जो हुआ इनका राजधानी हो गया। अब बोलोगे गोवा से इनकी पहली राजधानी कहाँ पे थी? तो इनकी राजधानी कोचीन हुआ करती थी। तो गोवा से इनकी पहली राजधानी कहाँ पे थी? कोचीन हुआ करती थी। लेकिन 1509 में सॉरी 1510 में जब गोवा को जीता था, 1530 में अपनी राजधानी के कोचीन से लेकर कहाँ पे आते हैं? गोवा आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, इन्होंने मतलब क्या किया। ठीक है, नीनो दी कुन्हा नाम का एक शासक वायसराय जो बनकर आया, जो कि 1529 में आता है और 1538 तक जो था। ठीक है, इसने क्या किया, 1530 में कोच्चिन के जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया, 1530 में गोवा जो था कोच्चि के जगह पे क्या हुआ, पुर्तगालियों का राजधानी बना। और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती बनाई थी, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, सेंट टोमे और हुगली दोनों जगह पे पुर्तगाली बस्ती थी। हुगली काफी अधिक इंपोर्टेंट प्लेस था, नदी की दृष्टि से देखा जाए तो काफी उपजाऊ भूमि भी थी आसपास का। और हुगली को पुर्तगाली जो थे ना लूटपाट के अड्डा के तौर पे इनको यूज करते थे। ठीक है, हाँ एक चीज मैं ऊपर आपको बताना भूल गया, इसको भी जरा आपको ध्यान में रखना चाहिए। से अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली राज्य के स्थायित्व के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने को प्रोत्साहित किया था। देखिए औपनिवेशिक शक्तियां आती है ना, तो शादी विवाह को लेकर कई तरह की नीति देखने को मिलती है। जैसे ब्रिटिश ने अपने लोगों को बोला से ठीक है तुम यहाँ पे आओ, तो अपने गर्लफ्रेंड तो बना सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम विवाह नहीं कर सकते किसी भारतीय महिलाओं के साथ। ठीक है, उनकी सख्त नीति थी। तो कोई भी ब्रिटिश जो है सो भारत में विवाह नहीं करेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, कोई नहीं करेगा। हाँ गर्लफ्रेंड उसके होते थे, बहुत सारे होते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विवाह नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे इनका जो था पुर्तगीज का जो था, उनको एक अस्थायी राज्य बनाना था। मतलब ये केवल यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे पूरी तरीके से पोलिटिकलाइज करें। ठीक है, ब्रिटिश जो था एज ए ट्रेडर्स कंपनी आए थे, बाद में वो पॉलिटिकली चीजों में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये जो थे, ये पुर्तगीज जो थे शुरू से पॉलिटिकल ही चीजों में इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने अपने पुर्तगीज लोगों को बोला से तुम भारतीय महिलाओं से क्या करो, शादी करो। और इन्होंने कन्वर्जन भी करवाना शुरू किया, मतलब धर्मांतरण करवाने में सबसे ज्यादा जो आगे जो था वो मतलब कौन था? पुर्तगीज था। ठीक है, ये खूब लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। और शुरुआती दिनों में आप देखो ब्रिटिश ने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। हालांकि उनका जो एक्ट जो था कौन सा, 1813 के एक्ट में, आई थिंक 1813 ही था ना, जिसमें मिशनरी को भारत में धर्म की प्रचार करने के लिए उन्होंने किया। तो 1813 के बाद उनकी कुछ नीति बदली, लेकिन ये फोर्स कन्वर्जन करवाते थे पुर्तगीज। ठीक है, इसीलिए जो इनसे जो भारतीय नागरिक नफरत भी करते थे। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से इनकी अच्छी दोस्ती थी। तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के
खटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दी। अब कृष्णदेव राय से इनकी अच्छी दोस्ती इसलिए थी क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। कृष्णदेव राय का आदिल शाही, ठीक है, बीजापुर सल्तनत इस सबसे अच्छा बनता नहीं था, ठीक है। और ये जो थे, ये सल्तनत जो थे मुस्लिम सल्तनत थे, और ये लोग कन्वर्जन करवाते थे। तो ईसाई और मुस्लिमों के बीच में, ठीक है, शुरू से ही मतलब मतभेद रहा है। कब से रहा है? तो 1453 से ही मतभेद रहा, धर्म युद्ध के समय से ही रहा, ठीक है। तो जो पुर्तगीज जो थे किसके खिलाफ थे? मुस्लिमों के खिलाफ थे, भारत में मुस्लिम सल्तनत के खिलाफ थे। और बीजापुर का भी मतभेद चल रहा था, किनके? विजयनगर साम्राज्य से चल रहा था। कृष्णदेव राय ने हल्की सी हिंट दी थी पुर्तगालियों का, और उसके चक्कर में बीजापुर जो था हाथ से निकल गया था, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना। अब नीनो कुन्हा साहब आते हैं तो 1530 में क्या करते हैं? कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाते हैं। वस्त्रों को निर्यात वस्तु में तब्दील किया। हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखना है, नीनो दी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की जहाज पर हत्या कर बसिन और द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया था। तो गुजरात का शासक जो था बहादुर शाह, उसकी जहाज पे इसने हत्या कर दी थी। अब बसिन और द्वीप पर इसने क्या किया था? अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों ने क्या किया था? काटेज पद्धति को शुरू किया था, ठीक है। अब काटेज पद्धति होता क्या था? क्या होता था काटेज पद्धति? बताइए। परमिट सिस्टम, हम्म, जिसको भी जाना है वो मेरे से परमिट लेके जाएगा बिल्कुल ठीक है। और टैक्स देगा। हाँ, तो काटेज व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान में रखना। और किसने शुरू किया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने या फिर वायसराय ने? नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। तो ध्यान में रखना है। तो काटेज पट्टी की बात करेंगे, पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और किसने किया था? नीनो दी कुन्हा। नीनो दी नीनो कुन्हा ने दी नहीं किया कुन्हा। था। नीनो दी कुन्हा ने किया था? नहीं, एक बार चेक करके बताए थे। अच्छा, इसी ने किया था, ठीक। तो काटेज पट्टी की जो, आप काटेज पट्टी होता क्या था, इसको जरा आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे क्या होता, कोई भी जहाज जब समुद्र से गुजरती थी, ठीक है, तो उनको क्या होता था? समुद्र के ऊपर इनका एक अधिकार था, ठीक है। तो समुद्र के ऊपर एक अधिकार था, तो इनको ना उनसे ना पैसे वसूलते थे। अगर पैसे नहीं देने पे, ठीक है, पैसे नहीं देने पे उनके जहाज को डुबो देते थे, ठीक है। ध्यान रखना, क्या करते थे? तो पैसे न देने पे उनको जहाज को डुबो देते थे। सिंपल सा, अगर आपको जहाज अगर लेकर अगर आपको जाना है तो आपको क्या सुरक्षा लेना पड़ेगा। और सुरक्षा कौन करेंगे? तो सुरक्षा आपको कौन देंगे? पुर्तगीज देंगे, ठीक है। ध्यान में रखना। मतलब तो डकैत हाँ, दिन है। ठीक है, बिल्कुल। तो एक तरह का मतलब क्या होता था? लाइसेंस होता था, जो कि लेना पड़ता था। और ये पुर्तगीज जो थे समुद्र में इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि मुगल बादशाह से भी क्या करते थे? लाइसेंस को मतलब क्या करते थे? वसूलते थे, ठीक है। मतलब एक दो जहाज तो उनका जाने देते थे, लेकिन जब उनकी बड़ी बड़ी जब बेड़ा जब निकलती थी तो उनको क्या होता था? लाइसेंस इनसे लेना पड़ता था, और तभी उनको जाना पड़ता था, ठीक है। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली जब आगमन करते हैं तो साथ में तंबाकू लेकर आते हैं, आलू लेकर आते हैं, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, वो भी पुर्तगाली लेकर आते हैं। अब भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे, ठीक है, तो गोवा में ही स्थापित की गई थी, ठीक है। एक एक शैली जो इनके समय भवन निर्माण का एक शैली डेवलप हुआ था, इसको गोथिक कला बोलते हैं। इस कला में मुख्यतः क्या बनती थी? तो चर्चेज वगैरह इस कला में बनती थी, ठीक है। तो ज्यामितीय स्थापत्य कला आकृति। में ज्यामितीय आकृति का नहीं बनता था, ठीक है, कोन वाला बनता था, तो इस तरह का ज्यामितीय कुछ। आकृतियों का यूज किया जाता था। हाँ, ठीक है, तो कोन टाइप का जो देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कोन जो होता है चर्च में जो रहता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ज्यामितीय आकार का तो बनेगा ही, चाहे स्क्वायर बनाओ चाहे राउंड बनाओ, सब तो ज्यामितीय आकार ही है ना। लेकिन इनके समय नुकीलादार नहीं होता था, ऊपर में चर्च में नहीं देखते नुकीलादार जो निकला हुआ रहता है, उसको गोथिक शैली बोलते थे। इसकी शुरुआत इन्होंने करवाया था, ठीक है। अब ये जो था पुर्तगाली जो थे ना, हुगली के जो हुगली का जो समुद्र जो तट जो था उसको लूट पाट के लेकर ये प्रयोग करते थे। तब 1632 में शाहजहां ने एक बड़ी सी सेना भेजी थी, और पुर्तगालियों को वहां से क्या किया था? भगा दिया था, ठीक है। भारत आने वाले पुर्तगाली यात्री में बारबोसा, डोमिंगो प्यास, नूनीज, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जिसका नाम था, फ्रांसिस्को जेवियर था, ठीक है। या फ्रांसिस्को जेवियर से एक बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था। ये फ्रांसिस्को जेवियर की बात करेंगे तो भारत आने वाले ये पहले मिशनरी इनको माना जाता है, ठीक है। इनके नाम से भारत में बहुत सारा स्कूल भी आपको देखेंगे। गोवा में इनका आप देखोगे तो गोवा में इनका नाम पे काफी कुछ है, और इनको संत की उपाधि दी गई है। इनका देहांत जो था ना चीन में हो गया था, यही पूछा था
स्टेटमेंट था, इनका देहांत कहाँ पे हुआ था, तो इनका देहांत चीन में हुआ था, ठीक है। और लेकिन इनका जो वो जो है क्या बोलते हैं जहाँ पे दफनाते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, वो जो है सो गोवा में है, ठीक है। मतलब चीन से इनके शरीर को लाके गोवा में इनको रखा गया है। फ्रांसिस्को जेवियर और ये पहले संत जो थे, ठीक है, या फिर पहले मिशनरी कह लीजिए, क्रिश्चियन मिशनरी जो कि भारत में आए थे। और पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग की बात करेंगे तो कहाँ पे बनाया था, कोच्चिन में बनाया था, तो 1503 में, ठीक है, कोच्चिन में बनाया गया था। और अलवू करके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो इनकी पहली राजधानी अगर कभी पूछा जाएगा तो कोच्चिन ही होगा। और कोच्चिन से अपना राजधानी लेकर कहाँ आते हैं, तो कोच्चिन से राजधानी लेकर गोवा आते हैं। कब आते हैं, तो 1530 में ये गोवा लेकर आते हैं, ठीक है। अब पुर्तगाली जो थे बंगाल की खाड़ी का उपयोग, या फिर आप देखोगे तो ये जो हुगली के आसपास जो इनका बस्ती वगैरह थे उनको लूटपाट के लिए अड्डे की तरह प्रयोग करते थे। कोई भी जहाज वगैरह जाती थी, लूट लेते थे। एक बार तो इन्होंने क्या किया था, उस मुगल घर की मतलब फैमिली था, मुगल का फैमिली मेंबर था, उनको भी इन लोगों ने क्या किया था, जहाज को बंदी बना लिया था, ठीक है। इस तरह का काम जो थे पुर्तगाली थे। अब पुर्तगाली बिल्कुल भी भारत, जहानारा के जहाज को। हाँ ठीक है। तो पुर्तगाली बिल्कुल भी मतलब जो थे भारत में पॉपुलर नहीं थे, लोग इनसे हेट करते थे क्योंकि इनकी नीति जो थी कन्वर्जन को लेकर थी। और काफी इनको किसी तरह का बहुत आगे चल के इनको सफलता नहीं मिली। रीजन क्या था, काफी जगहों पे मतलब क्या हो गया, सिमट के रह गए, काफी सीमित जगह पे आगे चल के ये सिमट के रह गए, ठीक है। अब आते हैं डच। डच को हम लोग हॉलैंड बोलते हैं, ठीक है। नीदरलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। और डॉच डच हो गया, हॉलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, सब इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो पुर्तगाली के पश्चात जो भारत में जो आए वो कौन थे, तो डच थे। डचों का आगमन भारत में हुआ। डच, हॉलैंड अब वर्तमान में नीदरलैंड के क्या है, निवासी है, ठीक है। अब जो डच में जो सबसे पहले जो पहुंचे जो लोग जो पहुंचे उनका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कौन था, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन का नाम आपको ध्यान में रखना है। वही फिर से उत्तमाशांतरीप, जिसका नाम था केप ऑफ गुड हैप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच यात्री था। तो फर्स्ट डच यात्री जो कि पूर्वी देशों की यात्रा पे है, उसका नाम क्या था, हाउटमैन, आपको ध्यान में रखना है। और ये घटना कब की है, तो 1596 की ये घटना है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और 1602 में जो कंपनी की स्थापना की गई उसका नाम बेरिंगडे ओस्ट इंडेस कंपनी, ठीक है। जो डच कंपनी का नाम क्या था, तो बेरिंगडे ओस्ट इंडेसे कंपनी जो था, डच कंपनी का नाम था। ये जो मुख्यतः जो व्यापार जो करते थे, मसाला वगैरह का ये लोग व्यापार खूब करते थे। डच प्रारंभ की बात करें इंडोनेशिया तक केंद्रित थे, जावा भी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा। मसालों का व्यापार के बाद भारत आगमन तथा सूती वस्त्र के व्यापार में ये शामिल होते हैं। डचों की जो पहली फैक्ट्री जो स्थापित होती है मसूलीपट्टनम में होती है। मसूलीपट्टनम में 1605 में, ये पूर्वी तट पे था, ईस्टर्न कोस्ट था ये मसूलीपट्टनम वाला। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया, ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहला मसूलीपट्टनम, उसके बाद नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। मतलब डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारी कोठियां भी इन्होंने क्या की, स्थापित की। डचों द्वारा भारत से नील हो गया जो कि कपड़ा को रंगने में प्रयोग होता था। सोरा जिससे बारूद बनती थी, साल्ट पीटर कहते हैं, ठीक है। और साथ में वस्त्र, सूती वस्त्र का निर्यात भी इनके द्वारा यहाँ से किया जाता है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है। ध्यान में रखना ये कार्टेल पे आधारित व्यवस्था थी, ठीक है। कार्टेल क्या होता था, कार्टेल जस्ट की बात करें कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे मैंने कार्टेल बना जिसमें आपने दस दस रुपया सभी लोगों ने डाला, ठीक है, जिससे किसी 10 लोगों का ग्रुप बन गया, 10-10 रुपया सभी लोगों ने डाला। जैसे ओपेक्स है। अब हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 10-10 रुपया सभी लोगों ने डाला, अब इससे प्रॉफिट होगा, 100 रुपया हो गया, 10-10 लोगों ने डाला, 100 रुपया, 150 रुपया हो गया। तो 150 रुपया हो गया ना, तो प्रॉफिट जो होगा सब में क्या होगा, बराबर बराबर क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो डचों का जो व्यवस्था जो था व्यापार करने का, वह आधुनिक व्यवस्था से मिलते जुलता था। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या था कि नौसैनिक शक्ति जो थी अंग्रेजों की तुलना में काफी अधिक कमजोर थी, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज ही जो थे इनको रिप्लेस कर देते हैं। एक लड़ाई होती है, इसको बैटल ऑफ बेदरा बोलते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैटल ऑफ बेदरा की बात करेंगे तो 1759 में होती है। किसके बीच में, अंग्रेजों एवं डचों के बीच में होती है, ठीक है। और इस युद्ध में डच शक्ति पूरी तरीके से मतलब क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डच का प्रमुख व्यापारी केंद्र की बात करेंगे, नागपट्टनम था, तमिलनाडु में पड़ता है। चिंसूरा है, मछलीपट्टनम है, या फिर मसूलीपट्टनम भी कह लीजिए इसको, ठीक है। मछलीपट्टनम ही था, सबने ब्रिटिश ने इसका नाम मसूलीपट्टनम रख दिया था, ठीक है। सूरत हो गया, भरूच हो गया, आगरा हो गया,
कोच्चि हो गया, अहमदाबाद हो गया, पटना हो गया। ठीक है, पटना में भी डच फैक्ट्री थी। पटना में डच फैक्ट्री की बात करेंगे तो 1632 में यहाँ पे डच फैक्ट्री बनी थी। ठीक है, पटना में ब्रिटिश फैक्ट्री की बात करेंगे तो 1651 में पटना में ब्रिटिश फैक्ट्री बनी थी। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। डच फैक्ट्री पटना में कब था? तो 1632 में। और 1651 में बात करेंगे तो कौन सी कंपनी थी? कौन सी कंपनी थी? ठीक है, तो ब्रिटिश। ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, और डच जो थे बिहार में आते थे तो बिहार में ना सोरा खूब होता था। ठीक है, और सोरा का काफी अधिक डिमांड था, जिसको सॉल्ट पीटर कहते हैं, क्योंकि इससे क्या बनती थी? विस्फोट में इसका यूज किया जाता था। तो यहाँ से ये लोग सोरा वगैरह खरीद के ले जाते थे। ठीक है, और डच ये लोग क्या करते थे? पुर्तगीज भी आते थे, ये सब भी आते थे, सोरा वगैरह खरीद के ले जाते थे और युद्ध वगैरह के लिए विस्फोटक सामग्री जो बनाते थे। तो इसलिए बिहार में देखोगे आगे चल के सोरा विद्रोह होता है, जो कि 1770 में आपको सोरा विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1651 आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश कंपनी, और 1632 की बात करेंगे डच कंपनी, दोनों पटना में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण कंपनी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे ना, ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे, जो कि मैंने आप लोग से पूछा भी था। तो अब मैं जानता हूं आप लोगों को गलती करते हैं इसमें। देखिए, दो तरह की चीजें इसमें निकल कर आती है। ठीक है, सबसे पहले होता है कि कुछ लोग जो थे मिलते हैं और एक कंपनी बनाते हैं, जिसका नाम रखा गया था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी बनाई गई थी। पूरा कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी बनाई गई। ठीक है, तारीख की बात करेंगे तो तारीख था 31 दिसंबर। ठीक है, 1599। ठीक है, मतलब साल का आखिरी दिन था, और वर्ष था 1599। ठीक है, जो आपने 1600 बोला ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1599 को ही कंपनी बन गई थी। लेकिन कंपनी बन जाने के बाद भी, ठीक है, इसको परमिशन चाहिए होता है। सब किसी दूसरे देश में जा रहे हो व्यापार करने के लिए, तो आपको बैकअप होना चाहिए। ठीक है, किसका बैकअप होना चाहिए? तो लोकल शासक का बैकअप होना चाहिए। तो उसी समय महारानी एलिजाबेथ जो थी, महारानी एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने मतलब क्या किया? चार्टर एक तरह का जारी किया। चार्टर इज जस्ट लाइक ए डिक्लेरेशन से, हाँ ठीक है, हम इस व्यक्ति को, ठीक है, अपॉइंट करते हैं या फिर कंपनी को अपॉइंट करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हुए ट्रेड कर सकता है। ठीक है, जैसे आप भी कहीं पे जाते होंगे तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को दे दिया, ठीक है, इसकी पहचान के तौर पे लेटर लिख के दे दिया, चलो ठीक है, ये व्यक्ति मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिली? तो 1600 ईस्वी में इनको चार्टर मिली। और किनसे मिली? महारानी एलिजाबेथ से इनको चार्टर मिलती है। मतलब एक तरह से पूर्वी देशों के साथ व्यापार व्यापार करने का एक अधिकार था। मतलब इस व्यक्ति को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रहे हैं, डेट मीन्स कोई दूसरा कंपनी, ठीक है, इनके जगह पे ट्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, इस चार्टर में ही था। मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कोई दूसरा भी कंपनी बन सकता है, किसी अन्य नाम से बन सकता है, तो वो भी भारत में ट्रेड करना चाहेगी, तो अब क्या होगा? अब जब दूसरा कंपनी, ब्रिटेन ही, ब्रिटिश का ही दूसरा कंपनी जब भारत में ट्रेड करना चाहेगी, तो दोनों आपस में compete करेगी, तो ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना तो इसको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए एलिजाबेथ ने एक प्लान किया से नहीं, एक ही कंपनी जाएगी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। शुरुआती दिनों में उनको 15 वर्षों का एकाधिकार दे दिया से 15 वर्षों तक कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। व्यापार करेगी तो कौन करेगी? तो है ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, इनको व्यापार करने का अधिकार जो था 15 वर्षों के लिए मिला। लेकिन क्या होता है ना, आगे चल के महारानी का देहांत हो जाता है, जो पहला शासक जो बनते हैं, जो कि इनके इनके व्यापार के एकाधिकार को ना अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा देते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं रहता है। ठीक है, मतलब इस भारत में कोई व्यापार करेगा, भारत नहीं कहूंगा, पूर्वी देश में अगर कोई व्यापार करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। वो अनलिमिटेड समय के लिए करेगी। वो शासक जो था जेम्स प्रथम था। क्या नाम था इसका? तो जेम्स प्रथम। तो एलिजाबेथ ने इनको दिया था, 15 वर्षों के लिए मिला था इनको एकाधिकार पत्र। लेकिन जेम्स प्रथम ने क्या किया? इसको अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए, अब इनको मिल गया व्यापार करने का अधिकार, तो 1608 में पहुंचे भारतीय। तो कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। और उसी समय आप देखोगे तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के साथ सूरत में फैक्ट्री खोली। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहले से कौन थे? पुर्तगीज थे।
अब पुर्तगीज चाहते नहीं थे से ब्रिटिश जो है सो मतलब भारत में किसी प्रकार की कंपनी की स्थापना करे, क्योंकि दिक्कत था, कंपटीशन बढ़ जाता। तो पहले तो इनको दरबार में जाने के लिए ही मतलब क्या हो गया, रोका गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मतलब दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा इनको सफलता शुरुआत में नहीं मिल पाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन बाद में जाके सूरत में कंपनी खोलने की स्थापना मिल जाए। देखिए यहाँ पे एक शब्द आएगा ना, फैक्ट्री। ठीक है, एक शब्द आएगा ना, कारखाना या फिर कंपनी। ठीक है, कारखाना बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों में ज्यादा कुछ समानता नहीं, लेकिन थोड़ा, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 1608 में कंपनी के तरफ से कौन पहुंचा जहांगीर के दरबार में, कौन पहुंचा, तो हॉकिंस पहुंचा। ठीक है, जब हॉकिंस जब दरबार में पहुंचता है तो इस समय भारत का शासक जो रहता है जहांगीर होता है। कौन होता है, जहांगीर होता है, इस समय भारत का शासक होता है। लेकिन इसके हाथ में जो पत्र जो होता है ना जेम्स प्रथम का, वह पत्र जो होता है अकबर के नाम से ही होता है, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। तो जेम्स प्रथम को ये भी नहीं पता था अकबर का देहांत 1605 में हो चुका है, तो उसने अकबर के नाम से ही मतलब उसने क्या किए थे, पत्र जो थे लिखे थे। ठीक है, लेकिन इस समय कौन था, जहांगीर था। तो जहांगीर से शाही आज्ञा लिया और सूरत में इसने क्या किया, फैक्ट्री को स्थापित किया। हॉकिंस जो था फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकारी था। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी बढ़िया जानकार था, तो इसलिए उसने फारसी भाषा में ही मतलब बात की। ठीक है, हेक्टर की बात करें, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। ठीक है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का नाम क्या था, हेक्टर। ठीक है, उसका कप्तान भी जो था हॉकिंस था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भूलेंगे नहीं, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखोगे, जब यहाँ पे ये लोग जब यहाँ पे पहुंचते तो जाहिर सी बात मतभेद होना स्वाभाविक होगा। मतभेद तो होगा नहीं, क्योंकि पहले से पुर्तगीज कंपनी यहाँ पे व्यापार कर रही, तो यहाँ पे इनकी लड़ाई होती है किनके साथ, ब्रिटिश की लड़ाई किनके साथ होती है, पुर्तगीज के साथ होती है। ठीक है, तो 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन मिडिल्टन पहुंचा तथा व्यापार करने की अनुमति पाने के सफल जहांगीर सफल जहांगीर ने 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो इनका दो तरह के कारखाने बने थे, एक 1611 में बने थे जो कि मसूलीपट्टनम में बने थे। 1611 वाला कहाँ पे था, तो मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम कह लीजिए, जो कि अस्थायी नहीं था। लेकिन अस्थायी कारखाना अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, सूरत 1613 वाला, में 1613 वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे पुर्तगीज, यहाँ पे पहले से पुर्तगीज जो थे व्यापार कर रहे थे। जहांगीर नहीं चाहता था तो भारत को युद्ध का अड्डा बनाया जाए, तो वो नहीं चाहता था से ज्यादा इन सब चीजों को दिक्कत हो, इसलिए ना ये ब्रिटिश को ना कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति ही नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं जहांगीर जो था पुर्तगीज से थोड़ा सा डरता था, क्योंकि उसका नेवी काफी स्ट्रांग था। लेकिन इसी समय ना एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सवाली। ठीक है, कौन सी लड़ाई होती है, सवाली की लड़ाई, सवाली। ठीक है, ये सवाली जो था सूरत के पास में एक छोटा सा गांव है। कब होती है, 11 में होती है कि 12 में होती है सवाली की लड़ाई, 12 कब में। होती है, ठीक है, तो 12 में होती है। ठीक है, जब 12 में सवाली की लड़ाई होती है ना, तो जहांगीर हो जाता है काफी खुश, क्योंकि सवाली की लड़ाई में पुर्तगीज को ब्रिटिश बहुत ही बुरी तरीके से मतलब क्या करते हैं, पराजित करते हैं। ठीक है, तो जहांगीर को लग जाता है नहीं, पुर्तगाली शक्ति के कोई व्यक्ति मतलब कोई कंपनी जो है टक्कर देने वाला आ गया। तो 1612 के बाद 1613 में, ठीक है, वो सूरत में अस्थायी कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे बैटल ऑफ सवाली जो था काफी अधिक इंपॉर्टेंट था। सवाली बोलते हैं इनको, सूरत के पास में एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे पुर्तगाली के जहाजी बेरों को पराजित करके उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया था। और यहाँ पे जो बैटल ऑफ सवाली में जो नेतृत्व जो कर रहा था उसका नाम था कैप्टन वेस्ट, कैप्टन थॉमस वेस्ट। क्या नाम था उसका, तो कैप्टन थॉमस वेस्ट। ठीक है, क्या बताएंगे उसका नाम, तो कैप्टन थॉमस वेस्ट का नाम कैप्टन आपको ध्यान में थॉमस रखना है। वेस्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, फिर जो था, अब यहाँ पे इनको व्यापार को बढ़ाना था, चाहते थे जगह जगह पे इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। तो ऐसे कंडीशन में जेम्स प्रथम ने क्या किया, एक और व्यक्ति को जहांगीर के दरबार में भेजा कि चलो ठीक है हॉकिंस वगैरह को भेजो, वो तो ठीक है यार, लेकिन बहुत ज्यादा उनको सफलता मिली नहीं। फिर टॉमस रो को, ठीक है, सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में फिर से भेजा गया, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में टॉमस रो को भेजा गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की, क्या बताओगे, 1611 में कहाँ पर मसूलीपट्टनम। स्थापित की,
1611 में मसूरीपट्टनम में, ठीक है। लेकिन ये क्या था, अस्थायी था। क्या था ये, अस्थायी था। अब ये फैक्ट्रियां होती क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट्री देखोगे ना क्या होती थी। फैक्ट्री कुछ अभी के जैसा फैक्ट्री नहीं था जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब होता था, ऐसा नहीं होता था। एक फैक्ट्री एक जस्ट लाइक एक चार दीवारी होता था, जहाँ पे ब्रिटिश कंपनी आती है, फिर जो भी यूरोपियन कंपनी आ जाती, वो क्या करते थे, सामान जो खरीदते स्टोर थे, रूम। ट्रेड जो करते थे, तो वहां पे स्टोर करते थे। क्या करते थे, स्टोर करते थे। जब अच्छे खासे तरीके से स्टोर जब हो जाता था ना, तो उसको जहाज पे डाल के उसको क्या करते थे, जहाँ पे उनको भेजना है भेज देते थे, ठीक है। तो एक तरह के चार दीवारी थी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी लूटपाट हो जाता था। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना क्या किया, आर्मी रखना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, आर्मी रखोगे तो फिर शासक पूछेगा से तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इन्होंने बहाना क्या बनाया, तो देखिए ना साहब, लूटपाट हो जाता है, इसलिए लोगों को हमने रखना शुरू किया, ठीक है। तो मतलब सुरक्षा के दृष्टि से रखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे आर्मी के रूप में इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में, आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था उड़ीसा के बलासोर में, जो था, जो कि मतलब कब बना था, 1633 में पड़ा था। अगर पूछा जाए पूर्वी भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन था, बालासोर में था। कब था, तो 1633 में था, ध्यान में रखना है। 1651 में हुगली व्यापार करने की अनुमति भी इनको मिल गई थी। और यहाँ पे दो तीन चीजें होती है जो कि आपको जानना बहुत अधिक जरूरी है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण शहरों की नींव रखी थी, ठीक है। मतलब नींव क्या रखी थी, शहरों के विकास में इनका श्रेय जाता है। जैसे फ्रांसिस डे नाम का एक ब्रिटिश व्यक्ति था, 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लेकर किलेबंदी करके कोठी बनाई, और उस कोठी का नाम क्या दिया, जस्ट लाइक एक बिल्डिंग टाइप का, उसको नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करेंगे, मद्रास में था, और यहाँ जो था ये सेंटर बन गया था, इसका ब्रिटिश ट्रेडिंग का सेंटर बन गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला किला जो था भारत में, जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज ही था। जो कब बनाई गई थी, तो क्या बताएंगे, कब बनाई गई थी, 1639 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो फ्रांसिस डे के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो हाँ, तो ये फ्रांसिस डे के द्वारा बनाई गई थी, आपको ध्यान में रखना है। और इनको जो ये मद्रास पट्टा, पट्टा क्या होता है, भूमि का लैंड होता है, कहाँ से मिला था, जो चंद्रगिरी के राजा से मिला था, ठीक है। और ये व्यक्ति जो फ्रांसिस जो है, आधुनिक मद्रास शहर का निर्माता भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मद्रास का विकास इसने किया था, ठीक है। अंग्रेजों ने 1797 अवध के बाद नवाब सादत अली ने प्रयागराज का किला सौंप दिया था, ठीक है, ये भी पता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 1686 में अंग्रेजों द्वारा हुगली को लूटने के कारण मुगल सेना से संघर्ष पुनः औरंगजेब द्वारा 1.5 लाख के मुआवजे पर पुनः व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। तो 1686 में क्या होता, अंग्रेजों के द्वारा हुगली को लूटा गया था, जिसकी वजह से मुगल सेना से इनका संघर्ष शुरू हुआ। स्पेशली उस समय औरंगजेब का शासन काल था, ठीक है। और लेकिन बाद में अंग्रेज जो थे माफी मांगते हैं, और 1.5 लाख मुआवजा के बाद पुनः व्यापार का अधिकार इनको दे देते हैं, ठीक है। 1698 का समय काल जो था, वो भी काफी अधिक इंपोर्टेंट था। क्यों था इंपोर्टेंट, तो अजीमुस्तान, ठीक है, अजीमुस्तान द्वारा अंग्रेजों को सूतानाटी, कालीकटा और गोविंदपुर नामक 3 गांव जो थे, जमींदारी के लिए इनको दिए जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, तीनों गांव काफी अधिक इंपोर्टेंट है। और इन्हीं को मिलाकर क्या होता है, जब चारनाक ने मतलब क्या की, तो कलकत्ता की नींव रखी थी। क्या रखी थी, तो कलकत्ता की नींव की बात करेंगे, तो इसी को मतलब क्या हुआ था, मिलाकर 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी गई थी। तीनों गांव का नाम बताइए, क्या होगा तीनों गांव का नाम, सूतानती का सूतानाटी गोविंदपुर। बिल्कुल। तो सूतानाटी, गोविंदपुर और कालीकता का नाम आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपोर्टेंट है। और ये श्रेय किसे जाता है, तो क्या बताएंगे, जॉब चार्नोक। बिल्कुल, तो ध्यान रखना है, जॉब चार्नोक को ये श्रेय जाता है, भूलना नहीं है, ठीक है, काफी अधिक इंपोर्टेंट है, ठीक है। 1698 में, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा मद्रास कब, तो क्या बताएंगे, 1693 में, 39। ठीक है। अब कलकत्ता को अंग्रेजों ने कब अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, तो क्या बताएंगे, तो पहला जो इनका प्रेसिडेंसी नगर जो था कलकत्ता था। तो इनके 3 प्रेसिडेंसी होते थे, ठीक है। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है, जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी कह सकते हो,
मद्रास प्रेसिडेंसी था, एक प्रेसिडेंसी कौन होगा बताओ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। ठीक है, तो इनका जो था प्रेसिडेंसी था। प्रेसिडेंसी इनका मेन सेंटर होता था जहां से सब कुछ को मतलब क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। लेकिन सबसे पहले व्यापारिक सेंटर जो इन्होंने बनाया था ना, जहाँ से कंट्रोल करते थे सभी जगहों को, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ही था। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बनाया था 1700 ईस्वी के आसपास, क्योंकि 1698 में इन्होंने कलकत्ता को एक 3 गांवों को मिलाकर जोड़ के एक कलकत्ता की नींव रखी थी। ये 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनी रही थी। रीजन क्या था? 1774 में क्या हुआ था, आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। ठीक है, उस समय कलकत्ता को राजधानी के तौर पर इन्होंने, राजधानी तो उस समय कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन प्रमुख प्रेसिडेंसी के रूप में नामित किया गया था। सब कुछ कोलकाता से कंट्रोल होता था, जस्ट लाइक राजधानी जैसा, आप इसको समझ लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। और वहां से लेके आप देखोगे तो 1911 तक कलकत्ता जो था ब्रिटिश का राजधानी रहा। ठीक है, भारत की राजधानी रहा। 1912 में आपका दिल्ली बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1717 में एक बहुत प्रमुख घटना क्या होती है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मुगल सम्राट फारूक का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से खुश होकर 3000 रुपये वार्षिक कर फरमान जारी किया गया, जिसे ब्रिटिश इतिहासकर्ता द्वारा कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मतलब उनको ना बहुत व्यापारिक अधिकार मिल गया था 1776 में। ठीक है, इसको बोलते हैं सुनहरा फरमान या फिर कंपनी का मैग्ना कार्टा, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एक व्यक्ति था ना, ठीक है, जिसका नाम था जॉन सरमन। तो जॉन सरमन को जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी तरह से फारूकसियत से व्यापारिक अधिकार को प्राप्त करो। तो जॉन सरमन अपने साथ 2-3 आदमी को लेकर और भी मतलब फारूकसियत से मिलने जाते हैं। और वैसे कंडीशन फारूकसियत जो होता है एक लालाज, मतलब एक ना बीमारी से पीड़ित होता है, तो उसी में एक डॉक्टर होता है, तो हैमिल्टन उसका इलाज करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो उसके बाद इनको 3000 रुपये के वार्षिक कर फरमान पर इनको ना पूरी तरीके से ट्रेड फ्री व्यापार करने का मतलब, टैक्स फ्री व्यापार करने का मतलब क्या होता है, अनुमति मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंस था, क्योंकि यहीं से कंपनी का ग्रोथ होना शुरू होता है। और एक घटना कब की है? तो 1777 का। ठीक है, 1717 का, जिसको क्या बोलते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा का नाम इसको दिया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, लीड कौन कर रहा था? जॉन सरमन। ठीक है, एक प्रतिनिधि मंडल गया था जिसका नेतृत्व जॉन सरमन कर रहा था, लेकिन जिसने इलाज की थी उसका नाम क्या था? हैमिल्टन। अब आते हैं डेनिस का आगमन। ठीक है, अंग्रेजों के बाद भारत में कौन आया? तो अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिस आते हैं। और डेनिस ने 1620 में ट्रेकोबार तथा, ठीक है, 1670 में सेरामपुर, सेरामपुर कहाँ पे पड़ता था? बंगाल में पड़ता, तो वहां पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किए। 1616 में चार्टर जारी करके डेनमार्क के राजा ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 वर्षों के लिए डेनमार्क तथा एशिया के बीच में व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 1616 में इनके लिए चार्टर जारी किया गया था। ठीक है, तो डेनिश से बहुत कम ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश के सबसे बड़े कंपटीटर बनकर उभरते हैं। ठीक है, आने वाले समय में तो अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में आते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 1664 में होती है। और ये एक सरकारी कंपनी होती है। फ्रांसीसी कंपनी कैसी कंपनी होती है? सरकारी कंपनी होती है। ठीक है, तो सरकारी कंपनी होती है क्योंकि इसका जो, ध्यान में रखें, इसका जो स्थापना करने का श्रेय जो जाता है इसके मंत्री को जाता है, लुईस सोडामा का मंत्री को जाता है, इसका नाम था कोलबर्ट। ठीक है, तो कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, इसे कैंपने पैकस देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। ठीक है, तो ये आप नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान में रखना 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उस समय जो फ्रांसीसी शासक जो थे उनका नाम था क्या? लुई 14। क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या था? लुई 14 था। और किसके प्रयासों से हुआ था? तो फ्रांसीसी मंत्री का नाम क्या था? कोलबर्ट था। क्या नाम था? कोलबर्ट था। ठीक है, ध्यान में रखना है कोलबर्ट। और ये फ्रांसीसी कंपनी में ना इन लोग का शेयर बहुत अच्छा खासा था। 70% के आसपास शेयर जो था ना इसी लोग का था। ठीक है, जो दरबार में रहने वाले लोग जो थे, ठीक है, प्रमुख जो थे फ्रांसीसी अधिकारी थे। ठीक है, लुई चौदामा का शेयर, अच्छा खासा शेयर इनका होता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 1668 में, 1668 में फ्रैंकिसो कैरो के द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है,
तो पहली फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे 1668 में, हालांकि भारत में ही है ना, 1667 में ही आ गया। 1664 में कंपनी बनी, 1667 में भारत में आया, और 1668 में इसने अपनी पहली व्यापारी कंपनी की नींव, व्यापारी कोठी की नींव रखी। कहाँ पे रखी? कहाँ पे रखी? तो सूरत में रखी। कहाँ पे रखी? सूरत में रखी। ठीक है, किसने रखी? तो फ्रेंकोस कैरो ने रखी थी। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रांसीसी कंपनी को बढ़ाने में एक कैरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ पे बनाई? तो दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ पे बनाई? तो मसूलीपट्टनम में बनाई। आप ये नोटिस कर रहे होंगे, जहां पर भी व्यापारी कंपनी बन रही है, या तो वहां पे एक प्रमुख कोई नदी है या फिर कोई ना कोई समुद्र है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए नदी और समुद्र का काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर इसके किनारे अगर फैक्ट्री अगर नहीं बनाएंगे तो ट्रेड हो ही नहीं सकती है, और सामान का कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह लगेंगे। ठीक है, तो जो भी फैक्ट्रियां वगैरह बनाई गई है और समुद्र वगैरह के किनारे ही बनाएगी। ठीक है, बिहार में भी था तो पटना में था। कहाँ पे था? क्योंकि गंगा नदी का एक्सेस था, हुगली नदी से गंगा नदी जुड़ा हुआ है, तो बंगाल और बिहार का ट्रेड काफी अच्छे तरीके से होता था। बंगाल में बना तो वहां पे हुगली नदी था। आगे सूरत में समुद्र है, मसूलीपट्टनम में समुद्र है, कोची में समुद्र है। ठीक है, अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1673 में यहाँ पे बलिकुंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए तथा कालांतर में पौंडीचेरी का नाम दिया गया था। ठीक है, यही फ्रांसिसियो द्वारा फोर्ट जुई नामक किला भी बनाया गया था। तो पौंडीचेरी में फोर्ट जुई नहीं होगा, फोर्ट लुई होगा, कुछ गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे किला बनाया गया था। ये पौंडीचेरी जो था ना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि पौंडीचेरी कब तक? तो 1954 तक फ्रांसीसियो के कब्जा में रखेगा। ठीक है, कब तक? तो 1954 तक। भारत आजाद कब होती है? 1947 में होती है, लेकिन 54 तक ये फ्रांसीसियो के कब्जा में है। तो पांडिचेरी काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और पांडिचेरी का रोल इसमें भी होता है ना, भारतीयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, क्योंकि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्राइम वगैरह करते थे, स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे होते हैं, तो भाग के पौंडीचेरी चले जाते। अभी लोग ना क्राइम करके नेपाल भाग जाता है ना, उस समय लोग क्राइम वगैरह करके पौंडीचेरी भाग जाते थे। ठीक है, और दिक्कत क्या था ना, तो पौंडीचेरी क्या थी? फ्रांसीसी बस्ती थी, तो ब्रिटिश आर्मी या फिर ब्रिटिश पुलिस जो थी ना, बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ही सेफ हेवन हुआ करता था। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए, जब अलीपुर विंडो यही षड्यंत्र रहते ना। में, हाँ, अलीपुर षड्यंत्र में जब श्री अरविंदो जी का नाम आ गया था, तो उन्होंने एक्टिव पॉलिटिकल चीजों से जब वो संन्यास ले लिए थे, तो श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना पौंडीचेरी में ही उन्होंने किया था। और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे चले जाते थे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली की बात करेंगे तो क्या बताओगे? कौन होंगे भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली? वास्को डी गामा। कब आया था वास्को डी गामा, तो क्या बताओगे? 1498 तो 1698, 1498, ठीक है। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली की बात करेंगे, क्या नाम था? क्रेवाल था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करेंगे। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या है? ठीक है, अल्मीडा। ठीक है, प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, तो क्या बताएंगे? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और बम्बई का संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, गेरार्ड डोंगिया। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक। कब किया था कलकत्ता को? 1698 में। ठीक है, बात करेंगे फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट, काफी अधिक इंपॉर्टेंट था। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट, इसका नाम था चार्ल्स आयर। ठीक है, अब बात करें पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर, फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम था? फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, मद्रास का संस्थापक किसे मानते हैं? और कब हुआ था? तो 1639 में। ठीक है, बात करेंगे मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना शिष्टमंडल का मुखिया क्या था? मैंने बताया था, तो वहां पे नहीं लिखा, मैंने बताया ना, जॉन, क्या बताया था याद करने के लिए नाम? जॉन स्टरमन। लेकिन इसमें एक डॉक्टर था जिसने फर्रुखसियर की इलाज की थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? नाम हैमिल्टन था। ठीक है, हाँ, तो उसका नाम क्या था? हैमिल्टन था। लेकिन जो शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रही थी, 4 लोग थे इसमें। ठीक है, तो शिष्टमंडल का जो नेतृत्व कर रहा था, उनका नाम था सुरमन था। कब उनको व्यापारी के उनको कब मिला? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कब मिल गया इनको विशेष व्यापारिक अधिकार? कब मिल गया? 1770 में। ठीक है,
यार कुंडा के राजा से नहीं, ठीक है, फारूक सियर से। अब बात करेंगे तो भारत शाही में फरमान प्रथम हुआ ना। 1717 वाला जो जॉन 1717 में सोलमन तो वाला जो था ना, गोल्डन ये फारूक फरमान सियर मिला से था। संबंधित। हाँ, वो अभी बंगाल में नहीं जाना है, वो जो सॉरी मद्रास में नहीं जाना है, वो गोलकुंडा वाला दूसरा है, ठीक है। ये 1717 वाला जो है ना, फारूक सियर से संबंध है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक आप देखेंगे फ्रैंकोइस कैरो। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। किसने किया सूरत। था, तो क्या बताएंगे? ठीक है, कैरो ने किया था। अब यहाँ पे देखेंगे दो कंपनियां काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, एक होगा फ्रांसीसी होगा, दूसरा क्या होगा? ब्रिटिश। ब्रिटिश होगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियां आपस में लड़ना शुरू करेगी, नॉट ओनली इन इंडिया, ये यूरोप में भी लड़ना शुरू करेगी, ठीक है। और इनका झगड़ा कहाँ पे शुरू होगा? यूरोप में होगा, ठीक है। और जो यूरोप में सिविल जब इनका वॉर्स हुआ। झगड़ा शुरू होगा, तो उसी के साथ में भारत में भी लड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। तो 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ के साथ शक्ति विस्तार की महत्वाकांक्षा जागृत होने के कारण डुप्ले को भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए। इस युद्ध का मतलब किस युद्ध के नाम से जानते हो? तो क्या बात करें? कर्नाटिक वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कर्नाटिक वार कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक के युद्ध कर्नाटक का के नाम से युद्ध। इनको जानते हैं, ध्यान में इसको रखना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डुप्ले जो था ना, काफी चालाक व्यक्ति था, काफी कैपेबल पर्सन था। तो डुप्ले ने देखा कि यहाँ पे भारतीय शासक जो है काफी अधिक कमजोर है, तो क्यों ना व्यापारिक लाभ उठाया जाए, इनसे संधि वगैरह किया जाए, व्यापारिक नहीं राजनीतिक। तो व्यापार के साथ तो कम इनका ध्यान था, राजनीतिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए दक्षिण भारत में। और ये अब इसी चीज को ब्रिटिश ने भी देखा, तो वो भी इन्वॉल्व हुआ, उसके कारण कर्नाटक का जो धरती जो था युद्ध का भूमि बन गया, ठीक है। पहला युद्ध जो था 1746 से लेके 1748 तक हुआ, 46 से लेकर 48 तक। इसको फर्स्ट कर्नाटिक वार कहते हैं, इसको सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा युद्ध कहते हैं? तो सेंट टोमे का इसको युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या था? तो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेर और फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा तथा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध था। तो पहला जो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है, सक्सेसर ऑफ ऑस्ट्रिया कह सकते हैं, उसको लेकर प्रारंभ हुआ था। मतलब ये लोग यूरोप में लड़ रहे थे, उसी का परिणाम स्वरूप भारत में भी लड़ना शुरू हो गया, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज पे कप्तान के कैप्टन बार्नेट का नाम ध्यान है, कहीं कहीं तो बार्नेट आपको मिलेगा। उसने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लिया था, एक कारण ये था। और जो सबसे प्रमुख कारण जो था, ऑस्ट्रेलिया में जो था उत्तराधिकारी का युद्ध जो चल रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के एक पक्ष को सपोर्ट फ्रांसीसी कर रहे थे, दूसरे पक्ष को सपोर्ट ब्रिटिश कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है। तो युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांसीसी क्या था? विजयी रहा, क्योंकि अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था? अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश कर रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चंदा साहब को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो चंदा साहब को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो फ्रेंच कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? विदेशी सेना की भारत में पहली विजय मुख्य रूप से क्या था? तो फ्रांसीसियों का तोपखाना था, आधुनिक हथियार था। ये प्रश्न पूछा जाता, पहले वाले युद्ध की समाप्ति जो होती है 1748 में होती है, कौन से संधि से होती है? तो क्या बताएंगे? तो एक्सला चैपल की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो एक्सला चैपल की संधि जो होती है, ध्यान में रखना। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखना, बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। पूछेगा प्रथम फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम क्या निकला, कौन जीता कौन हारा? तो कोई भी नहीं जीता, ठीक है। कुछ भी इसका परिणाम पूछने में किसी के फेवर में नहीं गया, क्योंकि प्रथम फ्रांसीसी युद्ध में क्या था ना, मद्रास जो था फ्रांसीसी को द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप एक्सला चैपल की संधि होती है, इसके परिणाम स्वरूप मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है। और अमेरिका में जो था, अमेरिका में आप देखोगे तो अमेरिका भी कभी ब्रिटिश का ही मतलब उपनिवेश हुआ करता, तो वहाँ पे 13 बस्तियां थी, और कुछ बस्तियां फ्रांसीसियों के अधीन थी, कुछ बस्तियां ब्रिटिश के अधीन थी। तो अमेरिका में लुईबर्ग जो था स्थान जो था ना, फ्रांसीसियों को मिला। तो लुईबर्ग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रथम फ्रांसीसी युद्ध के सॉरी प्रथम कर्नाटिक युद्ध के दौरान एक्सला चैपल की संधि होती है, जिसमें मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है, और उसके बदले में अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को क्या लौटाते थे? लुईबर्ग लौटाते, जो कि कहाँ पे था? अमेरिका में था, ठीक है। तो इस संधि का परिणाम किसी के फेवर में नहीं था, ठीक है। अब आता है सेकेंड कर्नाटिक युद्ध। यहाँ पे तो ये लोग तो कहाँ पे? कर्नाटक में लड़ रहे थे, ठीक है। नवाब अनवरुद्दीन थे या चंदा साहिब थे यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे सॉरी अनवरुद्दीन ही थे, चंदा साहिब दूसरे कर्नाटक युद्ध में, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान में रखना, कर्नाटक की बात करेंगे, यहाँ पे वर्तमान स्थिति क्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ना निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई है, जिनको हम लोग आसफ जाह के नाम से भी जानते हैं, या फिर किलकिलिच खान के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हैदराबाद में इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनका मृत्यु हो गया 1748 में। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। मुगल अधिकारी ही थे, मुगलों के अधीन ही इन्होंने मतलब एक राज्य बनाया था, हैदराबाद राज्य, जो कि मुगल के अधीन ही था। इसके समय में हुआ था, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के दौरान इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। आई थिंक कब की थी, तो 1724 के आसपास। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। अब उसका पुत्र जो था नासिर जंग, ठीक है, क्या नाम था उसका, पुत्र का नाम था नासिर जंग, और एक जो था आपका मुजफ्फर जंग। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या था, तो मुजफ्फर जंग का क्या था ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है हैदराबाद, एक आपको ध्यान में रखना है कर्नाटक। अब हैदराबाद से ब्रिटिश किसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अनवरुद्दीन को, तो सॉरी, हैदराबाद से किसे ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे, अनवरुद्दीन को, ठीक है, और नासिर जंग को। और कर्नाटक, कर्नाटक में अगर बात करेंगे किससे सपोर्ट करेंगे, तो ध्यान में रखना है हैदराबाद बोल रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा किसको किसको सपोर्ट किया गया, तो यहाँ पे चंदा साहिब को, सॉरी अनवरुद्दीन को और नासिर जंग को। ठीक है, अनवरुद्दीन कहाँ से था, कर्नाटक से, और नासिर जंग कहाँ से था, हैदराबाद से। फ्रांसीसी किसको सपोर्ट कर रहा है, चंदा साहब को। ठीक है, और किसको कर रहा है, मुजफ्फर जंग को। यहाँ पे ध्यान में, चंदा साहब जो थे कहाँ से थे, कर्नाटक से थे, और मुजफ्फर जंग जो थे हैदराबाद से थे। ठीक है, अनवरुद्दीन जो थे कर्नाटक से थे, और नासिर जंग जो थे हैदराबाद से। ठीक है, दोनों पार्टी को बारी बारी से इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, अब लड़ेंगे कौन, अब यहाँ पे लड़ेंगे चंदा साहिब अनवरुद्दीन लड़ेंगे। ठीक है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग लड़ेगा। ठीक है, चंदा साहब को सपोर्ट कर दिया फ्रांसीसी कर्नाटक में, अंग्रेज को सपोर्ट कर दिया, सॉरी अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर दिया अंग्रेज कर्नाटक में। ठीक है, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दिया फ्रांसीसी कहाँ पे, हैदराबाद में, और यहाँ पे ध्यान रखें नासिर जंग को सपोर्ट कर दिया अंग्रेज हैदराबाद में। आप दोनों आपस में लड़ेंगे, ये दोनों शासक, का बीच में जो थे ना ये लोग सपोर्ट देंगे, मतलब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे लड़ाई में। ठीक है, मतलब कोई दूसरा पर्सन लड़ रहा है और उसको बैकअप और सपोर्ट क्या दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, कोल्ड वार की तरह। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ कोल्ड वार की तरह। कोल्ड वार कभी भी फ्रांसीसी धरती पे, सॉरी कोल्ड वार जो था रसिया और उसमें अमेरिका लड़ रहा था, कभी रसिया में लड़ाई नहीं हुआ, कभी अमेरिका के धरती पे लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में हर जगह लड़ाई हुआ, लेकिन ये दोनों धरती पे नहीं हुआ। फ्रांसीसी अंग्रेज कभी भी आमने सामने नहीं लड़ रहे, वो क्या करते थे, एक दूसरे को लड़ाते थे और उनको मतलब वो करते थे। ठीक है, तो कर्नाटक की बात करेंगे, दूसरा कर्नाटक जो था 1748 में हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो था नासिर जंग और पुत्र जो था मुजफ्फर जंग के बीच में गद्दी के लिए मतलब क्या हुआ, संघर्ष हुआ। जैसा कि आपने वहां पे देखा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान अनवरुद्दीन और चंदा साहब के मध्य था ना, फ्रांसीसी ने किसको सपोर्ट किया, चंदा साहब मुजफ्फर जंग का, अंग्रेज ने सपोर्ट किया अनवरुद्दीन एवं नासिर जंग का। ठीक है, अब 1700, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। अंबर के युद्ध में 1749 में अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, तो ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था ना, तो अनवरुद्दीन मारा गया। और एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे फ्रांसीसियों का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अपर केस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1750 में आप देखोगे तो नासिर जंग भी मारा गया, तो 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया। तो अनवरुद्दीन का भी कहानी समाप्त और ये नासिर जंग का भी कहानी समाप्त। तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग को कौन बैक कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे ना, ब्रिटिश कर रहे थे कि नहीं अनवरुद्दीन और नासिर जंग को, तो दोनों को दोनों मारा गया। तो यहाँ पे देखोगे एक तरह से आप ध्यान रखें, दूसरे कर्नाटक युद्ध में सीधे सीधे मतलब किसकी जीत मानी जाती है, तो सीधे सीधे ब्रिटिश की जीत मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, सॉरी फ्रांसीसी की जीत मानी जाती है मिस्टेक, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश समर्थक दोनों राज्य के उत्तराधिकारी हैदराबाद और कर्नाटक के दोनों को मतलब क्या कहते हैं, परास्त करते हैं और उसकी हत्या भी कर देते हैं। अब मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया गया। कहाँ का नवाब बनेगा मुजफ्फर जंग, हैदराबाद का। किसके सपोर्ट से, किसकी सपोर्ट, फ्रांसीसियों के सपोर्ट से। जब फ्रांसीसियों के सपोर्ट से जब मुजफ्फर जंग जब नवाब बना, तो जाहिर सी बात है फ्रांसीसियों को वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, करेगा कि नहीं करेगा,
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम में पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान किया गया। कृष्णा से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र की गवर्नरी भी दे दी गई। ठीक है, तो बहुत खुश हो जाता मुजफ्फरजंग क्योंकि भाई साहब उसका जो प्रतिद्वंदी था वो मारा गया था, तो खुश होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान किया गया। कृष्णा से कन्याकुमारी तक का भी क्षेत्र दिया गया। अब ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आया क्लाइव। क्लाइव की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के शुरुआती दौर में बढ़ाने का काफी श्रेय इनको जाता था। स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक इसी को कहते हैं ना, क्लाइव को ही कहते हैं, जो कि क्लर्क के रूप में भारत आया था। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव जो थी इसने रखी थी काफी अधिक, मतलब यहाँ पे इसने बढ़ाने के काम जो था शुरुआती दौर में जड़ मजबूत करने का काम क्लाइव नहीं किया था। ठीक है, तो क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग करके अर्काट के किले को घेर लिया। ठीक है, लेकिन 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर क्या होता, गोडोह्यू के प्रयास से पांडिचेरी की संधि होती। ठीक है, गोडोह्यू जो था ना बहुत ही मतलब नॉर्मल किस्म का व्यक्ति था, इसमें डुप्ले वाली कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। और उसके जो गोडोह्यू का मतलब क्या होता है, भारत का मतलब क्या था, फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा जाता है किसके जगह पे, तो ध्यान में रखना है डुप्ले के जगह पे। ठीक है, डुप्ले। अब उतना कैपेबल नहीं था, ये ज्यादा था ना शांति चाहता था। पांडिचेरी की संधि होती इसी के साथ में 1754 में। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की बात करेंगे तो क्या होता है, पांडिचेरी की संधि से मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहला में कौन था, एक्सलाचपल की संधि, या दूसरा में कौन सी संधि होती है, तो पांडिचेरी की संधि होती है। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, तो एक दूसरे के क्षेत्र में, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन साल आता है 1756 और सारा कस्मे वादे जो इन्होंने कर रखे थे पांडिचेरी की संधि में, सारा कस्मे वादे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि सारे कस्मे वादे इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, ध्यान रखें, एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, वो भी युद्ध ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे, यही युद्ध ये लोग कहाँ पे लड़ रहे थे, प्रसा में शुरू हुआ। ठीक है, प्रसा बोलोगे सर, प्रसा का नाम कभी नहीं सुने, तो आधुनिक जर्मनी आप देख रहे हो ना, आधुनिक जर्मनी जो देख रहे हैं वो 1871 में बनता है। उससे पहले वो प्रसा ही था। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था बिस्मार्क। प्रूसिया। ठीक है, बिस्मार्क नाम था, तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करवाया था। वो प्रसा का मतलब प्राइम मिनिस्टर था, राजा टाइप का व्यक्ति था। उसने मतलब उसी के नेतृत्व में, प्रसा के नेतृत्व में ही मतलब क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण किया गया, यूनिफाइड किया गया था। तो जर्मनी आप देखोगे 1871 से पहले आप जर्मनी का नाम भी नहीं सुनेंगे, उससे पहले क्या था, प्रसा ही होता था, प्रुसिया या फिर प्रसा कह लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रख, वहीं पे क्या होता है ना, 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया, तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम के स्वरूप भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ होता है। लेकिन भारत में युद्ध जो होता है 2 वर्ष के बाद में शुरू होता है, इसलिए भारत में इसकी अवधि होगी 1758 से, ठीक है, 63 तक। ठीक है, तो 1758 से क्या होगा, 63 तक इसकी अवधि होगी। लेकिन इसका जो मुख्य समय काल जो था 56 से लेकर 63 तक की था। ठीक है, युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, फ्रांस की सरकार के द्वारा काउंट दिलाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के नौसैनिक एवं सैनिक असैनिक विस्तार प्रदान करना। 1760 में अंग्रेजी सेना आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए। अब पहला वाला किसके फेवर में गया, पहला वाला कर्नाटिक वार किसके फेवर में गया, किसी की नहीं, फ्रांसीसी। किसी के फेवर में नहीं गया पहला वाला। दूसरा वाला किसके फेवर में रहा, फ्रांसीसी, फ्रांसिसो के फेवर में रहा। तीसरी वाला में किसके फेवर में रहा, अंग्रेज, ब्रिटिश के फेवर में रहा। क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी की पूरी तरीके से कहानी समाप्त हो जाती है। कौन सी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या था, ब्रिटिश ने सबसे अपना इंपोर्टेंट चेहरा को बाहर निकाला, इसका नाम क्या था, सर आयरकुट। ठीक है, और उसने मतलब ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना को काफी बुरी तरीके से पराजित किया। क्योंकि सर आयरकुट की तुलना में यहाँ पे बिल्कुल जो लाली के पास जो था बिल्कुल भी उतना दिमाग नहीं था कि डुप्ले होता ना चीजों को डील कर सकता, लेकिन डुप्ले को बुला चुकी थी। ठीक है, और 1758 के बाद 63 तक जो युद्ध चली, 1758 से लेकर 63 तक, तो उसके बाद इसमें होता है पेरिस की संधि। कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। ठीक है, और पूर्णतः निर्णायक युद्ध एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त होगी। फ्रांसीसी जो थे पुडुचेरी के आसपास जो क्षेत्र जो था, पुंडिच, यमन, माहे, पुडुचेरी, उसी के आसपास सिमट के रह जाते हैं। संपूर्ण भारत से इनकी सत्ता जो थी, ठीक है, एक प्रमुख फ्रांसीसी शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, तीसरी कर्नाटक युद्ध का समाप्ति होता है पेरिस की संधि से होती है 1763 में। दूसरा वाला जो होता है कौन सी संधि से होता है,
दूसरा वाला क्या? पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी। संधि। आप पहला वाला की बात करेंगे तो कौन सा संधि बताओगे? तो एक्सला चैपल की संधि। कौन सी एक्सला संधि? चैपल। तो एक्सला चैपल की संधि, ठीक है। अब आपने अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या था, क्या रीजन जो था अंग्रेज जो सफल हुए थे? व्यापारिक कंपनी की संरचना में प्रकृति थी, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी कैसी थी? सरकारी कंपनी थी कि प्राइवेट कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट। प्राइवेट और कंपनी। जब इनको किसी भी पैसे की आवश्यकता होती थी, ये तो अपने ट्रेड को लेकर फ्री थे, जितना इन्वेस्ट करना होता था करते थे, कभी भी ट्रेड करना छोड़ते नहीं थे। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी जो थी सरकारी कंपनी, जब उनको हथियार खरीदना था, सेना को सशक्त करना था, जब वो पैसा का डिमांड आज करते थे, सरकारी काम समझते हैं, वो आती थी 2 महीने के बाद, ठीक है। तो वो कभी अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडर्नाइज जो थे खुद को नहीं कर पाए, ठीक है। ब्रिटिश सेना उस समय सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी, ध्यान में रखना है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन से शुरू होना एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। सैन्य कुशलता में रणनीतिक कुशल प्रशासक, ठीक है, इनको बहुत अच्छे कुशल प्रशासक मिले। जैसे शुरुआती दौरान में आप देखोगे तो क्लाइव मिला, हेस्टिंग्स मिला, मुनरो मिला, और उसके बाद क्या नाम था, आयरकुट मिला, ऐसे लोग इनको मिले। जबकि फ्रांसीसी के पास क्या था? गधेहू जो था, गधा ही था, ठीक है। लाली उससे भी बड़ा गधा था। उनको अच्छा क्या मिला था कि डुप्ले मिला। और डुप्ले जब उनको ज्यादा अच्छा मिला, डुप्ले थोड़ा ज्यादा डिमांड करता था, तो वहां का फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने उनको वापस ही बुला लिया। और दूसरी बार फ्रांसीसी जो थे ना, प्लान तो बनाते थे लेकिन फ्रंट पे डील करने नहीं जाते थे। जैसे मैं बहुत सारा वर्क दे दूं आप लोगों का, मैं खुद ही नहीं पढ़ाऊं तो थोड़ा सा वो लगेगा, ठीक है। उनका सेना तो लड़ती थी, लेकिन लीड जो थे ना उनके प्रमुख सेना नायक नहीं करते थे। लेकिन जब यहाँ पे लड़ाई जब होता था, ब्रिटिश का जो लड़ाई होता था, तो देखेंगे 57 में जो प्लासी की लड़ाई कौन लीड कर रहा था? क्लाइव कर रहा था, जो कि उस समय बहुत बड़ा अधिकारी था क्लाइव। बक्सर में कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। बांडी बस में कौन लीड कर रहा था? आयरकुट लीड कर रहा था। लेकिन ये लोग लीड नहीं करते थे, ये लोग फ्रंट पे लड़ने के लिए भेज देते थे और खुद नहीं जाते थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ना, फ्रंट में नहीं जाते थे, ठीक है। पॉलिसी मेकर होते थे, ठीक है, नियम बनाते थे, कानून बनाते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन लड़ने के लिए खुद मैदान में नहीं उतरते थे, ठीक है। तो इनसे मतलब इनकी सैन्य कुशलता में थोड़ी सी कमी आई थी, रणनीति कुशल प्रशासक नहीं थे। ब्रिटेन में अपेक्षाकृत स्थिर सरकार है। ब्रिटेन में जो सरकार जो थी ना, हमेशा से स्थिर रही है। तो पिछली वाली जो रानी जो मरी है, पता हो कितने सालों तक? लगभग वो 50 ईयर्स के आसपास मतलब वो रही है, ठीक है। 147 साल आई थिंक है, ठीक है। इतने वर्षों तक रही, क्योंकि वहां पे जो भी शासक जो बना ना, राजा जो बना, काफी लंबे लंबे समय तक बना, तो वहां के गवर्नमेंट क्या होता है, स्थिर होता था। लेकिन आप देखोगे फ्रांस में, देखोगे लुई 16वां का समय क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। आगे चल के देखो फ्रांसीसी क्रांति के बाद काफी नेपोलियन का शासन, काफी मतलब उलट फेर काफी अधिक देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट जो था स्टेबल नहीं था। जिस देश में सरकार ही स्टेबल नहीं रहेगी तो वो देश डेवलप नहीं कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट आई, ठीक है, जैसे हमारे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, 2 महीना के बाद बीजेपी की सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, फिर किसी कारण कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर बीजेपी की सरकार आई थी। जो सरकारें आएगी ना, तो पॉलिसी में चेंज करते जाएगी, ठीक है। तो तरह तरह के जब नया नया पॉलिसी बनेगा न्यू गवर्नमेंट के आने से, तो इनका क्या होगा ना, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो था वो भी काफी अधिक प्रभावित होगा, ठीक है। रीजन वही था फ्रांस में। अब ब्रिटेन में क्या था, फिक्स गवर्नमेंट था, अस्थायी सरकार थी। अस्थायी सरकार होती है अपने स्टेटमेंट के ऊपर, अपने इकोनॉमिक चीजों के ऊपर क्या रहती है, फिक्स रहती है। और उससे मतलब क्या होता है, एक स्वतंत्र तरीके से स्मूथली ढंग से मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्पेन, पुर्तगाली तथा डच आदि के अपेक्षा धर्म के प्रति कम उत्साह, ठीक है, ध्यान में। तो स्पेन, पुर्तगाली तथा ये लोग जो थे ना, स्पेनिश से स्पेशली पुर्तगीज जो थे, ये क्या करते थे, धर्म परिवर्तन खूब करते थे। इनको व्यापार करना था, लेकिन साथ में धर्म को भी बढ़ावा देना था। लेकिन जब शुरू में जब अंग्रेजी कंपनी जब आया भारत में, तो उसका नारा था केवल व्यापार, केवल व्यापार, ठीक है, भूभाग नहीं। मतलब हमको क्या करना है, केवल ट्रेड करना। मतलब इनका धर्म के साथ कोई मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता, हम अरब के साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर ईसाई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, फिर हिंदू के साथ ट्रेड का मतलब नहीं पड़ता। लेकिन पुर्तगीज इन चीजों को देखते थे, ठीक है। वो इस्लाम से क्या करते थे, नफरत करते थे। तो वो रिलीजन को लेकर काफी अधिक जो थे ना, वो क्या बोलते उनको यार, कॉन्ट्राडिक्ट माइंड था उनका, पुर्तगीज का था। वित्त पोषण के लिए ऋण बाजार का प्रयोग किया इन्होंने। अगर इनको पैसे चाहिए होते तो मार्केट से पैसे उठा लेते थे। जैसा अभी होता है ना, कंपनी को पैसा चाहिए होता तो शेयर मार्केट में क्या करती है, जारी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको क्या होता था, आसानी से मतलब इनको पैसा मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये सरकारी फंड के ऊपर निर्भर नहीं रहते थे, ठीक है। और ये क्या थे, ये फ्रांसीसी क्या थे, सरकारी फंड का वेट करते थे। सरकारी फंड आने में कितना समय लगता था पता ही है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि 70% 80% के आसपास जो था, तो फ्रांसीसी जो सरकार जो था उन्हीं का इसमें शेयर हुआ करता था। जबकि ब्रिटेन के साथ ऐसा कोई सेंस नहीं था। तो इसी वजह से मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी को सफलता मिली, और सारी कंपनियां जो थी वो क्या हो गए, पिछड़ते चली गई, ठीक है। इस टॉपिक का क्वेश्चन जो था इस क्विक बुक में था, ठीक है। दोनों एक ही है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है,
ठीक है, पीडीएफ क्लीन था तो मैंने थोड़ा इसे करवा दिया। कुछ क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ था आप लोग इसका देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है, हालांकि यही एक डिस्ट्रिक्ट है ये। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। फ्रांसिस डे। मद्रास। मद्रास के संस्थापक होंगे। जॉब चार्नोक। कलकत्ता। कलकत्ता। गेराल्ड ऑंगियार। बम्बई। बॉम्बे। बम्बई का। ठीक। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई, क्या बताओगे। लुई लुई 14। नहीं, लुई 14 जो था ना काफी दम्भी शासक था, घमंडी शासक था। खुद को बोलता था मैं ही राज्य हूँ, मेरे द्वारा कहे गए कानून ही मतलब मेरे द्वारा कहे गए शब्द ही कानून है। ठीक है, आई एम द स्टेट एंड माई स्पोकन इज माई लॉ। ठीक है, मतलब इस तरह का कथन कहता था। ठीक है, काफी सशक्त शासक था और थोड़ा घमंडी टाइप का भी था। लुई 14 के बारे में कहते हैं। लुई 16 जो था काफी कम एज में शासक बन गया था, ये सही से सत्ता को नहीं संभाल पाया और इसी के लिए क्या होता है इसके समय में फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका पौंडीचेरी का फ्रेंच हुआ। फ्रेंच के टाइम गोवा में का पुर्तगाल। पौंडीचेरी। ठीक है, या पुर्तगीज। मद्रास किसका होगा। मद्रास होगा डेनिस के टाइम में होगा। फ्रैंकोबार डेनिस के टाइम में, मद्रास डच के समय होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप इधर आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो क्या बताएंगे। जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की। अंग्रेजों ने। सूरत में। सूरत में अंग्रेज होगा। पुर्तगीज ने नहीं किया था, पुर्तगीज होगा। चेक करो आंसर क्या है इसका। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। क्लाइव के शासनकाल में। ठीक है, कब हुआ था। सर उसका अंग्रेज आंसर दे रहा है। हाँ, 5 अंग्रेज आंसर 5 दिया नंबर इसका। अंग्रेज। हाँ, सूरत में। ठीक है, कोठी स्थापित तो इस पुर्तगाली ने भी किया था। कब हुआ था। अस्थाई 1700। तो अंग्रेज ने ही शायद स्टार्ट किया था ना। अस्थाई कहाँ दिया है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पे हराया, क्या नाम बताया था। थॉमस बेस्ट। ठीक है, हाँ। चलिए बताना है वास्को डी गामा कहाँ का था। पुर्तगाल का था। पुर्तगाल। कोलंबस कहाँ का था। स्पेन। स्पेन का था। तस्मान कहाँ का था। हॉलैंड। हॉलैंड। कैप्टन कुक तो ब्रिटिश होगा। ठीक है, तस्मान हॉलैंड लिया है, हालांकि तस्मान ऑस्ट्रेलिया कहीं कहीं पे दिया रहता है। ठीक है, हॉलैंड होना चाहिए। देख चेक कर लीजिएगा इसमें, ऑप्शन में तो ही। बंगाल के निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था बंगाल में, क्या आंसर है। श्रीरामपुर। श्रीरामपुर। बताना है कर्नाटक के कर्नाटक में किन किन के मध्य लड़ा गया युद्ध, क्या बताएंगे। सर 9 का तिनसुरा दिया हुआ है। ब्रिटिश एंड फ्रेंच। फ्रेंच एंड वो अंग्रेज थे। 9 का सूरा में भी। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिटिश एंड फ्रांसीसी। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगीज। ठीक है, अंग्रेज। चलिए बताना है ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा।
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों का आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन किया था, बिल्कुल किया था। भूमि युद्ध से चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती। कौन सा सही लग रहा है? ये तम्बाकू कह रहे हैं, युद्ध तो ये तोपो तो उनका फ्रेंच का था ना, उस टाइम में उन्होंने वो किया था। 1 and 3 ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। 3 वाला तो सही होगा ही, ठीक है। और मृदा के ये वाला स्वरूप तो तथा पुर्तगाली होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है? पुर्तगीज होगा और ऊपर वाला ब्रिटिश के पता बारे नहीं। में। अंग्रेजों की ब्रिटिश देन होगा। थी ना। अच्छा, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा। इनमें से ठीक है। कोई नहीं है इसका आंसर तो। इसका युद्ध में चलते फिरी तोपा का उपयोग फ्रेंच करके लेकर आया था, ठीक है। अब मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के ऊपर राजस्व का मूल्यांकन किसने करना शुरू किया था? तो इसका आंसर की बात करेंगे, क्या लिया? कोई नहीं लिया क्या इसका? यस सर, डी। कोई नहीं, ठीक। बताना 13 का आंसर, ठीक है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता का डच उपनिवेश था, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये ठीक है, ठीक है। बताना है वर्तमान की बात करें, वर्तमान पुडुचेरी, ठीक है, जिसको पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ठीक है, ध्यान में रखना है बिल्कुल। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं, पहले थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत है। किया था, ये भी गलत है। आपका ये सही है, ठीक है। तो आंसर की बात करेंगे इसका 14 का यही लिया है ना? हाँ, ये ठीक है। चलिए आगे के भी कुछ प्रश्न है, उसको भी देख लेते जरा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो क्या बताएंगे? अकबर। बिल्कुल, अकबर इज द राइट आंसर। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही नहीं है, बताना है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था, गलत है ना? कब किया था? 1530। 1510 में किया था, ठीक है, 10। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर लगाया। कहाँ पे लगाया था पुर्तगालियों ने? हाँ, तो यही मैं कह रहा था। कैसे गलत किया? सूरत में, इसीलिए मारा था उसमें, ठीक है। किनका आवाज आ रहा है इतना? हाँ, सूरत होगा इसका आंसर लेना चाहिए। चेक कीजिए तो क्या इसका आंसर है? सूरत लेता है इसका आंसर। क्या लिया है? ऊपर में कैसे गलती ले लिया मुझे समझ में नहीं आया। सूरत में था इनका, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय 1600 कब था ये? 1603 की 5 के आसपास सूरत में इन्होंने कारखाना बनाया था। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया बताइए? पुर्तगाली। किसने किया? पोर्चुगीज, फिर ब्रिटिश। हाँ बिल्कुल, नहीं, पुर्तगीज के बाद डच है। ब्रिटिश, उसके बाद पुर्तगीज के बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर मतलब लास्ट में फ्रांसीसी, ठीक है। 4 2 1 3 18 का बी, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? कहाँ कहाँ पे थे? नागपट्टनम में, चिंचुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद, सभी जगह पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत आंसर लिया। कहाँ पे डाउट क्रिएट किया था? जो मैंने बोला था सूरत होगा, तो आपने बोला ब्रिटिश ले रहा है। 5 नंबर, कितने नंबर पे क्वेश्चन था? नंबर 5। वहां पर प्रथम कारखाना। किस मुगल सम्राट के काल में, सॉरी, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ठीक है, तो इसका अंग्रेज आंसर ले लिया है, ठीक है। पहले सर अंग्रेज का ही था ना? भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे कहा गया ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये इधर कहाँ पे था सूरत वाला? 17। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पर स्थापित किया? सूरत में। अच्छा, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। पुर्तगीज का भी सूरत में कारखाना था,